देखो जो वृत्त है, इस वृत्त में से कल पर में पहले पढ़ते हैं, पहले थियरी आपको समझा देते हैं। तो एक अगर बिंदु होगा तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? अनंत। और अगर 2 बिंदु रहेगा तब भी अनंत वृत्त। लेकिन अगर 3 बिंदु रहा तो 3 बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? ओनली 1। ठीक है, केवल एक। ये पहला रूल हो गया। दूसरा ये है कि जो वृत्त होता है, इस वृत्त में एक स्थिर बिंदु होता है। इस स्थिर बिंदु को वृत्त का क्या कहते हैं? केंद्र, सेंटर कहते हैं। केंद्र। और एक गतिमान बिंदु होता है जो इस पर गति कर रहा होता है, इसी के पथ की लंबाई को लेते हैं। इस गतिमान बिंदु के पथ की जो लंबाई होती है उसको परिधि कहते हैं, परिधि। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। वृत्त के केंद्र से परिधि को किसी भी बिंदु पे मिला दो ऐसे, तो जो रेखा बनेगी उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या, r। और अगर ये रेखा वृत्त के केंद्र से होकर परिधि के सिरों को काट दे तो AB को कहेंगे व्यास। और जो वृत्त का व्यास होता है वो हमेशा त्रिज्या का क्या होता है? डबल। व्यास हमेशा त्रिज्या का डबल होता है। इसी को सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं। यस, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? व्यास। ये प्रश्न पूछा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? इसका व्यास होता है। इसके बाद देखो, इस वृत्त को फिर से मैं एरिया, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या आएगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। और अगर इस वृत्त के लिए पूछा जाए कि कोई ऐसे त्रिज्या, 2 त्रिज्याएं खींच ली जाए, तो आप देखो ये दोनों त्रिज्याओं ने मिलकर के इसके टुकड़े कर दिए, ABC। तो यहाँ जो ABC है इसे क्या कहते हैं? इसे चाप कहते हैं। तो ABC क्या है? चाप है, आर्क इसे कहा जाता है। और ये जो चाप है ये केंद्र पर कुछ कोण बनाता है। अब इस कोण को अगर हम देखें तो पूरे एक बिंदु पर 360 बनता है। उस 360 में से केवल एक ही हिस्सा तो है ये छोटा सा थीटा। तो इस टुकड़े को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। इसका नाम क्या है? त्रिज्यखंड है। अब अगर ये त्रिज्यखंड है तो इस त्रिज्यखंड के परिधि की लंबाई ABC की लेंथ कितनी होगी? 360 बटे थीटा, कि थीटा बाई 360, थीटा बटे 360 गुणे परिधि। देखो पूरे वृत्त की परिधि 2πr, तो इसकी परिधि होगी थीटा बटे 360 गुणे 2πr। दूसरा इसका क्षेत्रफल कितना लिखोगे? थीटा बटे 360 गुणे πr²। तो ये एक पहलू हो गया वृत्त का। अब इसके बाद देखते हैं हम कि इस वृत्त में जीवा क्या होती है, और जीवा से रिलेटेड कुछ थ्योरम है वो बताते हैं। तो नेक्स्ट 4 नंबर है, ये वृत्त है और वृत्त के केंद्र से ना होकर कहीं और से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। यहाँ पे AB क्या है? एक जीवा है। इस जीवा को अंग्रेजी में कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड। और जो वृत्त की जीवा होती है उस जीवा पर अगर हम केंद्र से कोई लंब डालें, कहाँ से? केंद्र से। केंद्र से अगर ऐसे लंब डाला जाए तो ये लंब क्या करेगा? जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब हुआ कि जो OM है अगर वो AB पर लंब है तो ऐसी स्थिति में AM की वैल्यू BM के बराबर होगी, या आप कह सकते हो कि जो AB का मान है वो AM का डबल होगा। यस, 2AM। इसमें ज़्यादातर प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं जिसमें त्रिज्या दी जाएगी। जैसे मान लो त्रिज्या आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर और ये दूरी दे दिया कितना? 4 सेंटीमीटर। यानी आपको OA की वैल्यू दिया जाएगा 5 सेंटीमीटर, OM की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ लिया गया कि बताओ AB कितना होगा। तो A और B टोटल जीवा की लंबाई पूछा है। तो ऐसे में सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे हम? AM। और AM क्या होगा? हम जानते हैं पाइथागोरस त्रिक 5 4 3। तो 5 और 4 तो हो ही गया, एक बचा क्या? 3। इसका मतलब जो AM है वो क्या है? 3 सेंटीमीटर। और AB AM का क्या होता है? डबल।
तो 2 तिया 6 सेंटीमीटर, इस तरीके से आंसर करते हैं। तो ये एक जीवा से रिलेटेड थ्योरम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कोणों से संबंधित, कि जैसे एक वृत्त है, इस वृत्त का व्यास मैंने खींचा, मान लो ये व्यास AB है, ये वृत्त का केंद्र है। तो ये जो वृत्त का व्यास है ना, वो वृत्त को 2 टुकड़ों में विभाजित कर देता है, बराबर बराबर है, और इन टुकड़ों को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहा जाता है। तो एक अर्धवृत्त ये रहा और एक अर्धवृत्त ये रहा। एक प्रमेय होता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, लेकिन इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त है कि वो कोण हमेशा व्यास के सिरों से खींची गई रेखाओं द्वारा बनना चाहिए। मतलब A सिरे से रेखा खींचो और B सिरे से रेखा खींचो, दोनों जब मिलेंगे तब ये कोण कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण। ये एक प्रमेय है। छठा प्रमेय, नेक्स्ट रिजल्ट ये है कि मान लो ये एक वृत्त है और वृत्त में मैंने ऐसे 2 टुकड़े कर दिए, 2 खंड हो गया, और ये जीवा AB है। अब ये जो जीवा है वो इस वृत्त खंड में बड़े वाले में 2 बिंदुओं पर कोण बनाती है। एक मान लो बिंदु की P है और एक बिंदु क्या है? Q। तो जो P पर कोण बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, और जो Q पे बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, और ये दोनों कोण एक ही वृत्त खंड में है, दोनों कोण एक ही वृत्त खंड में है और एक ही जीवा द्वारा बनाए गए हैं। और ऐसे कोण सदा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी अगर ये 40 डिग्री है तो दूसरा वाला भी 40 का ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रमेय है 7वां, कि मान लो एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र है, और हमने कोई यहाँ पे चाप ले लिया। जैसे कि मान लो हमने एक चाप ले रखा है ACB। तो ACB क्या है? ACB एक चाप है ऐसे, ठीक। तो ये जो चाप है ये केंद्र पर कोण बना रहा है, बना रहा है कि नहीं? और यही चाप अगर देखो तो यहाँ परिधि पर भी तो कोण बना सकता है। तो जो चाप केंद्र पर कोण बना रहा है, ठीक वही चाप परिधि पर भी कोण बना रहा है। तो इस कोण में और इस कोण में कोई संबंध होता है, और संबंध होता है कि जो केंद्र का कोण होता है, हाँ, वो परिधि का क्या होता है? 2 गुणे परिधि। यानी ये जो एंगल है AOB, ये एंगल इस ACB का क्या होता है? डबल। यानी अगर आपको एंगल ACB चाहिए तो AOB का क्या करना पड़ेगा? आधा करना होगा। का मतलब ये रहा कि अगर मान लो कि ये केंद्र का कोण आपको दे दिया कितना डिग्री? 120। अगर ये केंद्र का कोण 120 है तो ये परिधि पर बना कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। 120 का आधा 60 डिग्री। बात समझ में आई? तो ये भी एक प्रमेय है कि केंद्र का कोण परिधि का डबल होता है। 120 के ऊपर वाला कोण पूछने से 120 के कोण का आगे का ये एंगल पूछा जाए तो बहुत आसान है। एक बिंदु पर टोटल कितने अंश? 360 होता है। तो अगर ये वाला कोण आपसे पूछा गया तो 360 में से 120 घटा दीजिए। नहीं तो ये तो 60 दिया रहेगा ना, तो इस 60 की सहायता से 120 लिख लो, फिर 360 में से 120 घटा दो, 240 डिग्री आ जाएगा। जो इधर वाला कोण है ये वाला पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 8वां पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट, जो वृत्त से रिलेटेड है। कि मान लो ये एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त का केंद्र भी है O, और इस पर कोई स्पर्श रेखा खींची गई है ऐसे, ठीक है। तो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त पर हम किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे यहाँ भी बाह्य बिंदु है, ये बाह्य बिंदु है यानी इसके बाहर का बिंदु है ना। इस बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? अनंत नहीं, सिर्फ 2। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी होगी? से केवल 2 स्पर्श रेखाएं, ठीक है। और
जो स्पर्श रेखाएं होंगी उनकी लंबाई बराबर भी होगी, ये विशेषता होती है। तो यहाँ से अगर कोई स्पर्श रेखा ऐसे आप खींचते हो तो इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ भी बराबर होंगी। हाँ, अगर ये पूछा गया कि किसी वृत्त के परिधि पर कोई बिंदु है और इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, तो यहाँ से अनंत रेखाएं खींच सकते हो। गलत बात, केवल एक ही स्पर्श। बिंदु है तब अगर बिंदु नहीं रहेगा वृत्त पर अनंत स्पर्श। हाँ, अगर वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, अनंत रेखाएं। लेकिन अगर वृत्त के किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते पूछा गया, तो केवल एक स्पर्श रेखा। और वाय बिंदु से कितनी, 2 स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरम है, पहले इतना नोट कर लो, फिर इसका आगे आपको समझाते हैं। देखो इतने थ्योरम तो हो गए, अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स बचे हैं ये, जैसे कि एक पॉइंट है, कितने पॉइंट हुए थे टोटल, 8 हुए है ना। 9 नंबर देखो, ये वृत्त है और इस वृत्त के किसी एक बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा ऐसे खींच लिया। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा जो है, इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर अगर हम कोई त्रिज्या खींचें तो त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, अर्थात 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, यस, राइट एंगल बनेगा। और अगर मान लो यहाँ कोई जीवा आपने ऐसे खींच लिया, ये जीवा है, मान लो बी पॉइंट है, तो जीवा यहाँ कुछ कोण बनाएगी अल्फा। जीवा द्वारा जो कोण बनता है वो एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर, इसे एकांतर वृत्तखंड कहते हैं। और इस एकांतर वृत्तखंड में जो कोण बनता है वो जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण के बराबर होता है। तो वो 2 अल्फा होगा, ये मिलाएंगे। कौन से, ये नहीं, ये कैसे रिलेशन यहाँ से निकालेंगे, तो ये अगर अल्फ़ा है तो इसको 2 अल्फ़ा लिख सकते हैं, कंपेयर करेंगे शीर्ष से, तब ऐसा आएगा। तो एक थ्योरम ये हो गया, ध्यान में रखना। अगर मान लो यहाँ पे कोण 30 अंश का है तो ये कोण भी कितना आएगा, और तो फिर केंद्र वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर कोई एक वृत्त ले ले, ठीक है, और इस वृत्त में रेखाओं में से स्पर्श रेखा भी होती है, तो अगर आप 2 वृत्त ऐसे ले लेते हो, एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त, तो इन वृत्तों पर स्पर्श रेखा खींचने का अपना एक स्टाइल होता है। जैसे पहले वृत्त का केंद्र मान लो C1, दूसरे वृत्त का केंद्र C2 है, इस पर अगर स्पर्श रेखा खींचें तो ऐसे स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इन्हें अनुस्पर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अनुस्पर्श कहा जाता है। ऐसे, ठीक है, तो ये है P पॉइंट और ये है Q पॉइंट, और ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। पहले वृत्त का केंद्र C1 और इसकी त्रिज्या मान लो क्या R1, दूसरे का केंद्र C2 और त्रिज्या क्या है R2। आपके एग्जाम में पूछता है कि इस स्पर्शी की लंबाई कितनी है, स्पर्शी की लंबाई, तो जो स्पर्शी की लंबाई होगी जब अनुस्पर्शी हो, ऐसे तिरछी ना हो, अनुस्पर्शी हो, तब ऐसे में लंबाई होती है केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं का अंतर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ऐसे होता है। ठीक है, जैसे मान लो केंद्रों के बीच की दूरी आपको दे दिया गया 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर कुछ दे दे, और त्रिज्या दे दिया जाए, तो आप निकाल सकते हो कि ये जो लंबाई है P से लेकर ए तक, ये लंबाई कितनी है। ये टॉपिक रचना का है, रचनाएं, ये उसी का टॉपिक है, अलग से रचना में और कुछ नहीं पढ़ना होता, यही पढ़ना होता है, यही पूछता है एग्जाम में। इसके बाद एक और स्थिति बनती है कि मान लो एक वृत्त है और एक छोटा सा वृत्त है, इस वृत्त पर ऐसे तिरछी रेखा भी तो खींच सकते हैं जो टच करते हुए जाए,
इन दोनों वृत्तों पर ऐसी रेखाएं भी खींची जा सकती हैं जो इस तरीके से स्पर्श करे, ठीक है। तो मान लो ये P पॉइंट है और ये T पॉइंट है, या ये पॉइंट जो भी है सो मान लो आप। तो ये स्पर्शी कैसी है? तिर्यक स्पर्शी है ना, तिरछे वाली। तो ये तिर्यक स्पर्शी हुई, और इस तिर्यक स्पर्शी के लिए केंद्र अगर C1, C2 और त्रिज्याएँ R1 और R2 है, तब यहाँ पर PT की जो लंबाई स्पर्श रेखा की लंबाई आएगी वो होगा केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के योग का वर्ग, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने के हैं। इसके बाद एक और केस बनता है 12 नंबर केस, कि मान लो एक वृत्त ये है और इस वृत्त पर एक स्पर्शी खींची गई। ध्यान देना, इस वृत्त पर हमने एक स्पर्शी खींचा ऐसे। तो ये मान लो पॉइंट क्या है? T है, और ये वाह बिंदु P है। तो वाह बिंदु P से हमने एक स्पर्शी PT खींच लिया। इसमें एक और रेखा खींच सकते हैं जिसका नाम है छेदक रेखा। छेदक का मतलब जो वृत्त को काटते हुए जाए ऐसे। तो ये छेदक रेखा हो गई, तो इसका नाम रखा जाए A और B। तो यहाँ पे जो PA है वो कौन सी रेखा है जी? छेदक, सेगमेंट लाइन है। जबकि PT क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कौन है? PT। और PA क्या है? छेदक रेखा। यहाँ से भी परीक्षा में पूछा जाता है कि स्पर्शी की लंबाई बताओ। तो याद रखना PT स्क्वायर बराबर होता है PA गुणे PB। PT स्क्वायर बराबर PA गुणे PB, यानी यहाँ से यहाँ तक के रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है। PA गुणे PB बराबर PT स्क्वायर, ठीक है। ये होता है वृत्त। तो देखो यहाँ भी स्पर्शी की लंबाई, यहाँ भी स्पर्शी की लंबाई, यहाँ भी स्पर्शी की लंबाई, और यहाँ भी स्पर्शी के ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट है जो एग्जाम में स्पर्शी से जुड़े हुए पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मान लो दो वृत्त एक दूसरे को वाह्य स्पर्श कर रहे हैं, तब इनकी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शी हो सकती है? 3। उभयनिष्ठ बिंदु तो इनका एक ही है ना। दो वृत्त, अगर दो वृत्त, प्रश्न आता है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को वाह्य स्पर्श करते हैं तो इनकी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 3। कौन कौन? यहाँ पे एक स्पर्शी यहाँ हो गई 2, और एक ऐसे बीच में से खींच सकते हैं। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 3 स्पर्शी। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हो तब ऐसे अंदर से अंतः स्पर्श करते हो तब तो देखो ये स्पर्श बिंदु पर कितनी स्पर्शी खींच सकते हो? स्पर्शी सिर्फ एक होगी, यही स्पर्शी है, ओनली 1, केवल एक स्पर्शी। तो अगर बाह्य स्पर्श है तो कितनी स्पर्शी? 3। और अगर अंतः स्पर्श है तो 1, केवल 1। और अगर स्पर्श ना करे तो ऐसे, अगर स्पर्श ना करे तो नहीं, 4, 2 अनु और 2 त्रियक। नहीं समझे? चित्र बना के बताते हैं। जैसे मान लो एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, और ये वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, ना अंतः स्पर्श करते हैं ना वाह, ये दोनों दूर हैं। तब इनके कितने स्पर्शी खींच सकते हो? उभयनिष्ठ। एक स्पर्शी यहाँ से, एक स्पर्शी यहाँ से 2, और एक ऐसे 3, और एक ऐसे 4। तो अगर स्पर्श ना हो तब कुल स्पर्शी कितने बनेंगे? 4। कुल स्पर्शियों की संख्या कितनी बनेगी भाई? 4 बनेगी, ठीक है। गांधी जी का चश्मा चलेगा। तो अगर वृत्त
y स्पर्श करते हैं तो 3 उभयनिष्ठ स्पर्शी, अंतःस्पर्श करेंगे तो केवल एक, और अगर स्पर्श ना करें दूर दूर रहे तो ऐसे में 4 स्पर्शी खींची जा सकती है। बात समझ में आई है? यस, नोट किया जाए। देखो ये इतने परमे हो गए स्पर्श रेखा के, ठीक है। अभी इसमें एक पहलू और बच रहा है जो वृत्त के खंडों से संबंधित है, वो देख लेते हैं। कितने पॉइंट हो गए टोटल? 15, जो भी हुआ हो 15-17 ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक लॉजिक ये है कि मान लो ये कोई वृत्त है, कितने हुए हैं? 15। तो ये 16वां पॉइंट है। मान लो ये एक वृत्त है और इस वृत्त में 2 जीवा हमने लिया, एक जीवा ऐसे खींच ली गई, एक जीवा ऐसे खींची गई। 2 जीवाएँ हैं, एक का नाम है AB और एक का नाम है CD। ये दोनों वृत्त की जीवाएँ हैं। अभी ये जीवाएँ अलग अलग हैं और इन जीवाओं की लंबाई आपस में बराबर है, यानी लंबाई आपस में क्या है भाई? बराबर। यानी अगर पहली जीवा 10 सेंटीमीटर की है तो दूसरी जीवा भी 10 सेंटीमीटर की है। सो ये एक प्रमेय इससे रिलेटेड है कि अगर एक ही वृत्त की 2 जीवाएं बराबर हो तो वो केंद्र से समान दूरी पर होती है। का मतलब ये हुआ कि केंद्र से अगर इसकी दूरी हम लिखते हैं OP और इसकी दूरी लिखें OQ, तो ऐसे में OP और OQ आपस में क्या होगा? इसका मतलब है कि ऐसी 2 जीवाएं जिनकी लंबाइयाँ बराबर हो वो केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, यानी समान दूरी पर होती हैं। तो ये है समदूरस्थ। कहाँ से? केंद्र से। तो जिन जीवाओं की लंबाई बराबर होती है वो केंद्र से समान दूरी पर होती है। यानी अगर OP 4 सेंटीमीटर आएगा तो OQ भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। बात स्पष्ट है? चलो इसके बाद अगला प्रमेय देखते हैं कि मान लो ये वृत्त है और इसमें केंद्र O है और 2 जीवाएं हमने खींचा, एक ऐसे AB और एक जीवा हमने खींचा CD। 2 जीवाएं हो गई और दोनों जीवाएं किसी बिंदु पर कट कर रही हैं। उस बिंदु को मैं मान लेता हूं कि वो बिंदु क्या है? P है, ठीक है। तो इसके कितने टुकड़े बन गए भाई? 4 टुकड़े। एक टुकड़ा AP, एक टुकड़ा PB, एक टुकड़ा CP, एक टुकड़ा DP। तो एक प्रमेय है, रूल प्रमेय क्या कहता है कि इन टुकड़ों की लंबाइयों का गुणनफल यानी AP गुणे BP का मान CP गुणे DP के बराबर होना चाहिए। ये प्रमेय है, इसे याद रखना है। इसे कहते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी जीवाओं द्वारा निर्मित आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो तो दो आयत बन जाएंगे ना, एक ही ऐसे अगर हम इसको ज्वाइन कर दें ऐसे तो ये आयत बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो विकर्णों से याद बना सकते हो या ऐसे ही बना सकते हो, बट ध्यान में रखना है कि अगर 2 जीवाएं वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर परिच्छेद करती हैं तो उन टुकड़ों के गुणनफल सदा आपस में बराबर होते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है, कैसे आता है? मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में कि 2 वृत्त हैं और एक दूसरे को P बिंदु पर परिच्छेद करते हैं। एक का नाम AB और एक का नाम CD है। इसमें से AP की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, PB की वैल्यू x है, CP की वैल्यू 3 है और DP की वैल्यू y है। आपसे पूछा गया x अनुपात y का मान क्या होगा? 3:4। तो आपको पता है, मैंने बताया कि जो AP है इसका गुणा BP और जो CP है उसका गुणा किसके साथ? DP के साथ। इनके गुणनफल आपस में बराबर होते हैं। तो AP की जगह तो 4 लिख देंगे, PB की जगह x, CP की जगह 3 और PD की जगह y। हमें x बटे y चाहिए तो बराबर 3/4, यानी x अनुपात y बराबर 3:4, यानी इनके भुजाओं का जो विभाजन है वो समानुपातिक होता है। जानकारी स्पष्ट हुई? एक और प्रश्न देख लेते हैं इस पर।
कि मान लो ये कि वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है और इसमें दो जीवाएँ आकर ऐसे कट कर रही हैं, ABCD। जिस बिंदु पर कट करती है उसका नाम P है। ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये x है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना x का मान क्या होगा। हाँ, तो ऐसे गुणा करेंगे, 3 चौके 12 बराबर 2 गुणे x, तो 6 आएगा। 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। बात समझ में? तो इस तरीके से ये प्रमेय आपके जो वृत्त के हैं, जितने महत्वपूर्ण प्रमेय थे वो सभी समाप्त हो गए। इन्हें नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखो, ये टॉपिक पढ़ा है, इससे पहले आपको एक और टॉपिक पढ़ा देते हैं जिसका नाम है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, वृत्त की परिधि पर हो। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर एक वृत्त है और इस वृत्त में मैंने ऐसे एक चतुर्भुज बनाया और इस चतुर्भुज के चारों बिंदु ABCD कहाँ है? वृत्त के परिधि पर है, इसलिए इसका नाम चक्रीय चतुर्भुज है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो हमें याद रखना है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी A और C जोड़ोगे तो कितना आएगा? कोण A और कोण C जोड़ने पे 180। ऐसे ठीक कोण B और D जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। एंड और एक बात देखो, इसमें बैटरी डिस्चार्ज है, वो सही है। और एक चीज़ ध्यान दो, बहिष्कोण बनाए ना, ये बहिष्कोण सुदूर अंतः वाले कोण के बराबर होता है। ये मान लो E पॉइंट है तो एंगल EBC बराबर होगा एंगल D के, ये याद रखना है। बाकी इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लंब है, 90 का कोण बनेगा। ये कर्ण है, ये आधार है, तो ये लंब होगा। 25 और 24 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 625, 576 घटाओ 6 5 15 9 और ये हुआ आपका 11 में से 49 आएगा। 49 का वर्गमूल 7 सेंटीमीटर, यही इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, ये 70 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 70, और ये है 90।